प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी सहायक आचार्य। बेटा, मैं फिर से आपको इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत आज का हमारा पाठ है रेखा चित्र। ठीक से सुनिए बेटा, रेखा चित्र। तो इसके लिए हमें प्रश्न दिया जाता है, रेखा चित्र के कितने प्रकार हैं। प्रश्न किसी भी तरह पूछा जाए बेटा, रेखा चित्र से संबंधित कोई भी एक ही प्रश्न, वो भी एक लेख की तरह हमें लिखना होगा। तो इसमें यह पूरा उत्तर जो मैं बता रही हूँ उसको आपको लिखना होगा। रेखा चित्र आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की विधा है। जैसे कि अब तक आप सुनते आ रहे हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, है ना, उन्हीं के अंतर्गत और एक विधा है गद्य साहित्य की विधा, रेखा चित्र मानते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, दृश्य आदि का आकलन शब्दों के माध्यम से करना रेखा चित्र कहलाता है। तो रेखा चित्र में लेखक क्या करता है? देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, दृश्य आदि का ఆకలన్ శబ్దం के माध्यम से करता है। ఒక వ్యక్తిని గురించి కానీ, ఒక ప్రదేశం, స్థానం అనే ప్రదేశ్, ఒక ప్రదేశం గురించి కానీ, ఒక దృశ్యం అనే ఏదైనా ఒక సంఘటన దాన్ని గురించి కానీ उसका ఆకలన్ శబ్దం के माध्यम से करना, దాని వర్ణన, దాని గురించిన వివరాలు మనకి ఇవ్వటం అనేది శబ్దం के माध्यम से करना रेखा चित्र कहलाता है। ఒక వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడు అనగానే మనకి ఒక్కొక్కసారి మహాత్మా గాంధీ అన్నాం అనుకోండి, మీ కళ్ళ ముందుకి ఏమొస్తుంది? ఒక फोटो वస్తుంది, उसको हम चित्र कहते हैं। लेकिन अगर शब्दों के माध्यम से गांधी जी का वर्णन करते समय जब गांधी जी आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। इस विधा में लेखक क्रमबद्धता का ध्यान न रखकर किसी व्यक्ति की आकृति, उसके चाल ढाल, स्वभाव और विशेषताओं को शब्दों के द्वारा सजीव चित्रण करता है। अभी मैं यही बता रही थी कि लेखक क्या करता है, क्रमबद्धता का ध्यान न रखता है कि बचपन में ऐसा था, ऐसा उसके जो क्रम को ध्यान में ना रखता है, लेकिन किसी व्यक्ति की आकृति का वर्णन करता है और उसके चाल ढाल, किस तरह चलता है, वो गूंगा है, बहरा है, अंधा है, या कोई उच्च व्यक्ति है ना, वो कितना लंबा है, मोटा है, नाटा है ना। तो ऐसे कुछ भी उसके आकृति को और चाल ढाल को किस प्रकार चलता है ना, और उसके स्वभाव को और विशेषताओं को भी। ये विशेषता शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है रेखा चित्र के लिए, क्योंकि जब हम किसी का वर्णन करते हैं, किसी व्यक्ति का, किसी प्रदेश का वर्णन करते हैं, तो उसमें उस प्रदेश या व्यक्ति की विशेषताओं को बताएं तो हमारे सामने एक आकृति हमारे आंखों के सामने झलकनी चाहिए, है ना। इस प्रकार शब्दों के द्वारा सजीव चित्रण करना, जैसे वह व्यक्ति जो है हमारे आंखों के सामने आकर बैठ जाता है, उस प्रकार वर्णन करना, शब्दों के माध्यम से वर्णन करना रेखा चित्र कहलाता है। अंग्रेजी में रेखा चित्र को स्केच कहते हैं। जैसे आपको यह शब्द सुनते ही समझ में आ गया होगा, जैसे कि हम पेंसिल से या पेन से कोई स्केच बनाते हैं, है ना, किसी पेड़ का, कोई व्यक्ति का, कोई मदर तेरेसा का, ऐसा कुछ भी, ताजमहल का, चार मीनार का, ऐसा किसी प्रदेश के या कोई दृश्य के, कोई घटना के, है ना, इसका जब हम चित्र स्केच बनाते हैं, उसको तो हम पेंसिल या पेन के सहारे बनाते हैं, लेकिन यहाँ लेखक शब्दों के माध्यम से बनाता है, इसलिए हम इसको रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र का उद्भव और विकास हिंदी साहित्य में किस प्रकार हुआ? देखिए, पद्म शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग रेखा चित्र विधा का प्रथम रचना माना जाता है।
पद्म पराग नामक एक रेखा चित्र लिखा गया है, जिसके लेखक है पद्म शर्मा जी। इसको हम हिंदी के रेखा चित्र विधा की प्रथम रचना मानते हैं। इससे प्रेरणा लेकर श्री राम शर्मा, हरिशंकर शर्मा और बनारसीदास चतुर्वेदी आदि ने रेखा चित्र लिखना आरंभ किया। कोई एक व्यक्ति किसी भी विधा का आरंभ करता है तो उसके पीछे पीछे उस विधा से आकृष्ट होकर अनेक लेखक अपने कलम चलाने लगते हैं। उसी प्रकार रेखा चित्र के लिए कौन कौन से लेखक आगे आए देखिए। श्री राम शर्मा जी, हरिशंकर शर्मा और बनारसीदास चतुर्वेदी भी अनेक रेखा चित्र लिखे थे। श्री राम शर्मा के रेखा चित्रों का संग्रह बोलती प्रतिमा है। श्री राम शर्मा जी के रेखा चित्रों का संग्रह, उसका नाम है बोलती प्रतिमा। प्रतिमा माने आप समझते हैं ना, बोम्मा, माटलाड़े बोम्मा, बोलती प्रतिमा। बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हमारे साथी उल्लेखनीय है। ऐसे ही बनारसीदास चतुर्वेदी जी हमारे साथी के नाम से रेखा चित्र लिखे थे, वह भी हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद रेखा चित्र विधा को समृद्ध बनाने में रामवृक्ष बेनीपुरी का योगदान सराहनीय है। आज भी हम रेखा चित्र बोलने से पहले हमें याद आने वाले नाम है बेटा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुत ही माटी की मूर्तें, उनके प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं, जहां इधर दिया हुआ है। उनके प्रसिद्ध रेखा चित्र माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब विशेष ख्याति प्राप्त हैं। माटी की मूर्तें, मट्टी बొమ్మలు है ना, और गेहूं और గులాబ్, గోధుమలు గులాబీలు, అవి ఆయన రాసినటువంటి రేఖా చిత్రకే శీర్షక్, ఆ పుస్తకాల పేర్లు అవి. కానీ చాలా అద్భుతమైన స్కెచెస్ రాశారు हिंदी साहित्य रामवृक्ष बेनीपुरी। अब भी जब तक हम रेखा चित्र के बारे में सुनेंगे तो पहली बात మొదట రాసిన వారు ఎవరాట కానీ నాన్న, लेकिन जब हमें याद आते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम। उनके बाद महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर आदि रेखाचित्र लेखन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनके बाद इनके साथ साथ और भी कई लेखक अपने कलम चलाए, जैसे महादेवी वर्मा जी भी बहुत अच्छे अच्छे रेखा चित्र लिखे हैं। आप भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी भी लिखे थे, प्रकाश शर्मा जी लिखे थे, जगदीश चंद्र माथुर जी, ये सब हिंदी के रेखा चित्र लेखन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में सुप्रसिद्ध हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि रेखा चित्र के प्रमुख तत्व क्या हैं। रेखा चित्र के प्रमुख तत्व क्या हैं, इसमें हम देखते हैं विषय संबंधी एकात्मकता। माने जो विषय आप लेते हैं उसकी एकात्मकता होनी चाहिए, वो इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखना चाहते हैं तो आपके जीवन में वो अकेले व्यक्ति नहीं होता, उससे संबंधित दूसरा व्यक्ति भी आपकी कहानी में आ जाएगा, उससे संबंधित और एक व्यक्ति आ जाएगा। इन सब के बारे में वर्णन करेंगे तो ये जो मूल व्यक्ति जो है उससे हम भटक जाएंगे। అర్థమైంది కదా నాన్న, ఒకే విషయం గురించి రాయాలనుకున్నప్పుడు ఒకే విషయాన్ని వర్ణించడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇది రేఖా చిత్ర తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం. ఎందుకు మీరు చార్మినార్ వర్ణిస్తున్నారు, దీనికి ఉన్నట్టే 4 స్తంభాలు ఇంకొక బిల్డింగ్ కూడా ఉన్నాయి, దాన్ని కూడా చార్మినార్ అనొచ్చా? మీరు అటు మారిపోయారు అనుకోండి, అసలు చార్మినార్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో विषय संबंधी एकात्मकता होनी चाहिए। अंतर्मुखी चारित्रिक विशेषता, इसी के बारे में मैं अब तक बता चुकी हूँ कि अंतर्मुखी चारित्रिक विशेषता, जो भी व्यक्ति के बारे में आप बताना चाहते हैं तो ऊपरी बातों देखने से पता चल जाता है या कोई फोटो देखने से पता चल जाता है, लेकिन आंतरिक विशेषता क्या है, जो भी व्यक्ति को आप देखते हैं उसकी आंतरिक विशेषता और उसकी चारित्रिक विशेषता क्या है, अंतर्मुखी उसमें कौन कौन सी अच्छाइयां हैं या कौन कौन सी बुराइयां हैं, उस नकाब को उठाना चाहिए, उसको निकाल कर हमारे सामने प्रस्तुत करना होगा। और संवेदनशीलता, जब भी कोई रेखा चित्र पढ़ते हैं तो हम उसमें संवेदनशीलता भी हमारे लिए प्राप्त हो।
ఒక స్పందించేటువంటి గుణం మనకి వచ్చేటట్లు ఆ రచన అనేది ఉండాలి. రెండోది అర్థమైంది కదా నాన్న? ఒక వ్యక్తిని వర్ణించేటప్పుడు బయట వర్ణన ఓకే. అది దాన్ని కూడా అనొచ్చు. కానీ దానికంటే ముందు అతని లోపల వ్యక్తిత్వాన్ని మనకు చూపించగలిగేది రేఖాచిత్ర. जब भी हम रेखाचित्र पढ़ते हैं तो उसमें और प्रमुख तत्व ये होना चाहिए कि वह संवेदनशील हो. అది సంవేదనశీలతతో నిండినదై ఉండాలి. संक्षिप्तता इसका मतलब ये नहीं कि आप 80 या 90 पृष्ठों में किसी एक व्यक्ति का वर्णन करें. एक रेखाचित्र సంక్షిప్త होना चाहिए. మీరు ఒక వ్యక్తిని ఎంత వర్ణిస్తారు? ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే వర్ణించాలి. ఒక ప్రదేశాన్ని గాని, ఒక సంఘటన గాని उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए और विश्वसनीयता भी होनी चाहिए. देखिए अगर विश्वसनीयता नहीं होती तो कोई उसको मानेंगे कैसे? ఒక అందరికీ తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు మహాత్మా గాంధీ. ఉదాహరణకు తీసుకోండి. जब हम कहेंगे कि महात्मा गांधी छोटा है ना? उस वे तो 4 फुट के हैं. अगर हम ऐसे बताएंगे तो कौन मानेगा? वो విశ్వసనీయ బాత్ नहीं है. నిజంగా మహాత్మా గాంధీ హైట్ ఎంత, వెయిట్ ఎంత, ఆయన ఎలా ఉంటారు, ఇది ప్రపంచం అందరికీ తెలిసిన విషయం. దాన్ని తీసుకువచ్చి మీరు ఇంత పిసరు అని చెప్తే అందులో విశ్వసనీయత లేదు. అలాగే మీరు వర్ణించిన వ్యక్తికి కూడా ఆ వ్యక్తి ఎవరికీ తెలియరు కదా అని మీరేదో बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में नहीं कहना चाहिए. कोई घटना हो या कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई प्रदेश हो, किसके बारे में आप रेखा चित्र लिखना चाहते हैं उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए और प्रतीकात्मकता होनी चाहिए कि वह प्रतीकों से भरा हुआ हो. వీటి గురించిన వివరాలు మీరు जब आप पेजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको इससे ज्यादा विवरण प्राप्त होता है बेटा. ठीक है ना? ये सब जो है रेखा चित्र के प्रमुख तत्व हैं. तो अब हम क्या देखेंगे? रेखा चित्र के कितने प्रकार हो सकते हैं. उसमें पहला होगा वर्णनात्मक रेखा चित्र. माने जो भी रेखा चित्र लिखते हैं उसमें वर्णन के लिए जब प्रधानता दी जाती है तो उसको हम कहेंगे वर्णनात्मक रेखा चित्र. और उसके बाद हम देखेंगे संस्मरणात्मक रेखा चित्र. किसी व्यक्ति को आप उसकी यादों में भर जाते हैं. हम सुन चुके हैं इससे पहले कि संस्मरण क्या होता है ना? उसी प्रकार संस्मरणात्मक रेखा चित्र लेखन भी एक विधा होती है. और चरित्र प्रधान रेखा चित्र, चरित्र का मतलब है बेटा कैरेक्टर, వ్యక్తిత్వ ప్రధాన రేఖా చిత్ర కూడా ఉంటాయి. మనోవైజ్ఞానిक रेखा चित्र जिसमें साइकोलॉजिकल थॉट्स जो बहुत ज्यादा मिलते हैं उसको हम मनोवैज्ञानिक रेखा चित्र कहते हैं. और उसी प्रकार व्यंग्यात्मक रेखा चित्र, किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में जब हम व्यंग्य रूप से बताना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे व्यंग्यात्मक रेखा चित्र. इस प्रकार हम देखते हैं बेटा हिंदी साहित्य में रेखा चित्र जो है बहुत ही उच्चतर एक विधा है. गद्य लेखन में रेखा चित्र भी एक विधा है और इसमें बहुत सारे लेखक अपने कलम चला चुके हैं और बहुत ही सुंदर लगता है बेटा. कभी किसी को मौका मिलता है तो जरूर रेखा चित्र के बारे में पढ़िए और जब प्रश्न दिया जाता है तो इसका उत्तर इस प्रकार लिख लीजिए. समझते हो आपको अच्छा लगा होगा. धन्यवाद बेटा.